हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में भी जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन 91 से स्टार्ट हो रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपये के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपये के बदले बंगाल में फ्री यानी कि निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब, किस वर्ष प्राप्त किया गया था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का रहने वाला है और इसका सही आंसर होगा 1717 में। ठीक है ना, 1717 ईस्वी आपने ध्यान रखना है। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी कि इन्होंने अपनी जो व्यापारिक कोठी यहाँ पे स्टैब्लिश करी थी वो कौन से जगह पे की थी, ये आपसे पूछा गया है। सो ध्यान रखिएगा, सूरत सही आंसर होगा। कलकत्ता शहर की नींव किसने डाली थी? कोलकाता जो सिटी है इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? जॉब चार्नॉक आपका करेक्ट आंसर होगा। भारत में फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? जो फ्रांसीसी थे, इन फ्रांसीसियों के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? सूरत में। यूरोपीय व्यापारियों की प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि थी? जो यूरोपीय व्यापारी थे इनके प्रारंभ में किसके व्यापार में अधिक रुचि रही है, यह आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा सूती वस्त्र में। किस में हो जाएगा? नहीं, इसमें हो जाएगा, सॉरी, मसालों में क्या रही थी इनकी रुचि रही थी? ऑप्शन ए। यूरोपीय व्यापारियों के भारत आगमन का तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। कल मैंने बताया था, उसमें भी वास्को डी गामा आया था। पहला जो गवर्नर बना था इनका क्या बना था? अल्मीडा। ठीक है ना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बना था। अब यहाँ पर अन्य की बात करते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली आए हैं, उनके बाद ब्रिटिश आए हैं, उसके बाद डच आए, फ्रेंच आए और लास्ट में डेन आए थे। तो ऐसे में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। 96 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ही सबसे पहले गोवा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट है, भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किसके द्वारा? भारत तक पहुंचना है, उसके लिए समुद्री मार्ग की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगालियों के द्वारा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? जो प्लासी का युद्ध हुआ था कब हुआ? 1757 में। किसके बीच में लड़ा गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये लड़ा गया था मीर कासिम एवं अंग्रेजों के द्वारा। लिसन, सॉरी, ये आपका जो हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था, ना कि मीर कासिम और अंग्रेज। तो 99 का क्या हो जाएगा? सी। जो 1757 का युद्ध हुआ था वो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। इसके पीछे की भी एक कहानी है। जब 146 लोगों को एक काल कोठरी में, यानी कि अंग्रेज जो थे उनमें बच्चे बूढ़े जवान सभी थे, उनको एक काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, है ना। और जब 24 घंटे के बाद उनको खोला गया, बिना वहाँ पे ना तो सांस लेना, ना पानी, ना कुछ, तो उनकी मैक्सिमम की डेथ हो गई थी। जो बचे थे उन्होंने जा कर के फिर वहाँ पे ये सारी घटना बताई थी, जिसे ब्लैक होल की घटना भी कहते हैं। ठीक है, काल कोठरी की घटना भी बोलता है। तो ये सिराजुद्दौला ने ही करवाया था, तो इसी वजह से ये 1757 का बैटल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ स्थानांतरित करी थी? और उसके बाद मीर कासिम को बनाया जाता है नवाब, और उसके बाद जो है ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ हटाकर स्थानांतरित करता है? मुंगेर में। कहाँ पर करता है? मुंगेर। आप लोगों का सही आंसर होगा 100 का ऑप्शन ए हो जाएगा। बक्सर की लड़ाई 1764 में मीर कासिम का साथ किन शासकों ने दिया था? अब जब आपको पता है कि जब सिराजुद्दौला के बाद कौन बनता है? मीर कासिम बनता है। और मीर कासिम में भी क्या हुआ था फिर उनको वो भी उनके लिए एक तरीके से कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहा था बीच में, तो उसको भी हटाने की कोशिश। तो फिर जो आपका मीर कासिम था, शाह आलम सेकंड मुगल सम्राट, और शाह और कौन था? सुजाउद्दौला अवध का नवाब, और साथ में मीर कासिम। तो इन तीनों ने ही मिलकर फिर अंग्रेजों के खिलाफ बक्सर की लड़ाई करी थी 1764 में।
तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, बंगाल द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की थी? बंगाल में जो द्वैध शासन था ना, डायआर्की सिस्टम था, इसकी जो समाप्ति की थी वो किसने करी थी? याद रखिएगा, जो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली थी, इसकी समाप्ति की गई थी किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। बंगाल में जो परमानेंट सेटलमेंट था, यानी कि स्थायी बंदोबस्त था, इसको किसने लागू किया था? लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? कहाँ का? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का प्रथम गवर्नर, अब तो देखो बंगाल का तो हो गया, बंगाल के बाद बना था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। भारत का बना था कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया था। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि पर जिसने हस्ताक्षर किया था वो पहला शासक कौन था, आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए, हैदराबाद का निज़ाम था। कौन था? हैदराबाद का निज़ाम। निम्नलिखित में से किस युद्ध में फ्रांसीसियों की निर्णायक हार हुई तथा अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई थी? तो वो कौन सा युद्ध था जहाँ पे फ्रांसीसियों का निर्णायक हार होती है और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित होती है? तो ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन ए, वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि सती प्रथा का अंत और ठगी प्रथा को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? तो ये वही था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि पहला गवर्नर जनरल बना भारत का। राज्यालय, हड़प नीति, गोद निषेध सिद्धांत, मतलब इसे राज्यालय, ठीक है, इसके अलावा हड़प नीति यानी कि गोद निषेध सिद्धांत, किसके, ये तीनों नामों से इसे जाना जाता है, किसके द्वारा लागू किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में रिपीटेड होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर होगा। हड़प नीति, राज्यालय सिद्धांत के द्वारा सबसे पहले किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो सबसे पहले यहाँ पर जिसे मिलाया गया था इस हड़प नीति के तहत वो था सतारा। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? यानी कि भारत में जो मॉडर्न एजुकेशन है ना, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इसकी नींव किस अधिनियम से पड़ी थी या किसके द्वारा, किसने ये लाया था? तो आप सभी को पता होगा 1835 का जो मैकाले आया था उसी के द्वारा ये आया था। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? कमेंट कीजिएगा जल्दी से, और चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 112 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, चार्ल्स नेपियर। क्या हो जाएगा? चार्ल्स नेपियर। भारत में समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? भारत में जो समाचार पत्र थे उन पर से प्रतिबंध हटाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? यानी कि वो कौन सा एक्ट था, वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ जो व्यापारिक अधिकार था यानी कि एकाधिकार था उसको समाप्त किया गया था? सो याद रखिएगा सही आंसर होगा यहाँ पर 1813। लेकिन कंप्लीटली नहीं हुआ था, संपूर्ण रूप से चाइना और पूरा जो ये चाय वगैरह का ट्रेड होता था इसको ख़त्म कब किया गया था? 1803। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर आता है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? भारत में जो पहली ट्रेन चलाई गई थी या रेल चलाई गई थी वो थी आपकी मुंबई टू ठाणे, और ये आंसर होगा 1853। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आपको पता है 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश से हम कर्क रेखा नाम देते हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं ग्लोब पर जो खींची गई हैं। अब इससे भारत के 8 राज्य गुजरते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, तो टोटल हो गए 8। अब इसमें
याद रखना है कि सबसे कम अगर आप देखेंगे तो राजस्थान के सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट यहाँ से टच होते हैं हल्के से, और मध्य प्रदेश में एक रिवर है माही, माही रिवर इस कर्क रेखा को 2 बार कट करती है, 2 टाइम क्या करती है, और ये कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। जैसे इक्वेटर ग्लोब को, यानी कि ग्लोब को 2 भाग में डिवाइड करता है ना, वैसे ही हमारे यहाँ से जो कर्क रेखा जाती है वो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जाती है, इसलिए बोला जाता है कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हाँ, इसका आंसर दीजिएगा 116 का ऑप्शन ए उड़ीसा से नहीं जाती, बाकी सबसे जाती है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है? अब आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कोल, जो कि वर्तमान के लद्दाख में आता है। पश्चिमी में गुहारमोती गुजरात में हो गया, किबिथु अरुणाचल में हो गया। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग है, भारत का दक्षिणतम स्थान यानी कि मुख्य भूमि पर तो कन्याकुमारी, केप कैमोरिन जिसे बोला जाता है। लेकिन अगर लेकिन लास्ट पॉइंट की हम बात करें, मुख्य भूमि आएगा तो कन्याकुमारी, केप कैमोरिन तमिलनाडु। सिर्फ आएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, लाहेचिंग पॉइंट, पार्सिन पॉइंट भी इसे बोला जाता है। तो ये आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार के अंदर जो ग्रेट निकोबार आता है वहाँ पे लोकेटेड है। डंकन पास अवस्थित है। तो आपका जो डंकन पास है वो कहाँ पर अवस्थित है, जल्दी से बताइएगा। उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार। डंकन पास कहाँ पर है? तो ये है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान में। अगला है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई है? तो जो हमारे लक्षद्वीप में जितने भी छोटे मोटे जो भी द्वीप हैं, इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? प्रवाल उत्पत्ति से, प्रवालों से हुई है। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से? 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। तो एक तो है बैरम और दूसरा है बैरन, दूसरा है नारकोंडम, ठीक है ना, बैरन और नारकोंडम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। तो ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो एकमात्र हमारा जो सभी जानते ही हैं इससे। तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 121 और 121 का आंसर हो जाएगा डी, यूपी। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र आपने कल पढ़ा था, कौन सा? प्रादेशिक क्षेत्र पढ़ा था जो 12 नॉटिकल मील तक था। अब हम बात करें भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, तो ये हो जाता है 200 समुद्री मील तक, ठीक है ना, 200 नॉटिकल मील आपने ध्यान रखना है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है भारत का, तो भारत का है गॉडविन ऑस्टिन। भारत में कंचनजंगा फिर हम लगाएंगे, माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर आता है। अगला आता है भाई, भारत में हिमालय श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? मैंने पहले बोला अगर भारत का सर्वोच्च पूछे गॉडविन ऑस्टिन बोलेगा, K2 जिसे बोला जाता है। भारत में जो है वो है कंचनजंगा, और वो भी नहीं है ऑप्शन में, फिर नंदा देवी। अगला आता है कंचनजंगा कहाँ पर है आपका? सिक्किम में। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? हाँ भाई जल्दी से बताइएगा, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो जिला की बात करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर आता है। बारालाचा पास की हम बात करते हैं तो यह आपका कहाँ पर आता है, जल्दी से बताइएगा। तो बारालाचा हिमाचल के अंदर आता है कि नहीं आता है? 125 का जल्दी बताइए। बिल्कुल है, लिपुलेख की बात करते हैं उत्तराखंड में आता है। तो बचा कौन सा भैया? बोमडिला। तो बोमडिला हमारा सिक्किम में नहीं, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में आता है। कहाँ पर आता है? अरुणाचल प्रदेश, आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं हम कि हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? किसका? हिमालय पर्वत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है? 126 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सियाचिन। क्या हो जाएगा? सियाचिन। असम हिमालय कौन सा है? असम हिमालय का विस्तार है। असम हिमालय का विस्तार है कहाँ पे? 127 का सही आंसर बताओ जल्दी से।
तिस्ता व दिहांग नदी के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालय में हिम रेखा निम्न के मध्य होती है। किसके मध्य होती है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 4500 से लेकर 6000 मीटर तक। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो यहाँ पर बताना है कि संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी की अगर बात करते हैं तो ये है आपका K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला सभी परिचित होंगे, ये है आपकी अरावली। निम्नलिखित में से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण कौन सा है? इनमें से कौन जो है अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो ये है अरावली। कौन है? अरावली। एक अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 132 नीलगिरी। कौन सा है? नीलगिरी। नेक्स्ट है थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये जो दर्रे हैं ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपसे पूछा गया, जल्दी से बताइएगा। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट दर्रे ये आते हैं आपके पश्चिमी घाट में। कहाँ पर आते हैं? पश्चिमी घाट। आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी की अगर मैं बात करती हूँ तो कौन सी है? जल्दी से बताइएगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा नदी का नाम पाती हैं? देवप्रयाग के पास। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? देखो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, सभी में सर्वाधिक यहीं से हैं और ये राज्य है हमारा। रुकिएगा, हाँ जी, जल्दी से बताइएगा। 136 का ऑप्शन डी यूपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूपी। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1952। लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? आंसर पता होना चाहिए, यूपी। लोकसभा एवं राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? अंतराल होता है 6 महीने का। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद का जो संयुक्त सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन होता है, उसको कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर यहाँ पे संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 145 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है कौन? प्रधानमंत्री। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? 1 अप्रैल 1951 में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था, यानी कि मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि। द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास जो था ना, उसका जो मॉडल था वो किस पर आधारित था? विकास के किस मॉडल पर आधारित था उसका जो विकास था? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, पीसी महालनोबिस। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो सेशन पसंद आएगा। बहुत ही जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चन भी आपको नहीं छोड़ने और वो एडवांस वाले तो हैं ही इम्पॉर्टेंट। मिलेंगे जल्दी ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।